सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, बोलो जनाब। मैं बहुत बहुत खुश आमदेद। मैं हूँ असद निज़ामी, मेरे साथ हैं अली आफ्ताब। सर क्या हाल है? सर हाल बहुत अच्छा है। उसकी वजह यह है कि अभी एक ऐसी डेवलपमेंट हुई है जिसको आप तफसीली तौर पर बयान करेंगे, जिसमें ना सिर्फ पाकिस्तान खुश है, बैक वक्त इंडिया खुश है, बैक वक्त ICC खुश है। ये ऐसी खबरें शाज़ो नादिर होती हैं जिसमें सब मुलव्विस पार्टियाँ खुश हों। सर बाकी आप इसके अंदर भूल गए सर, ऑस्ट्रेलिया भी शायद खुश है यकीनन, और बाकी दीगर बोर्ड भी खुश हैं। तो सर आगाज़ प्रोग्राम का इस चीज़ से करते हैं कि ICC का हतमी बयान जो है वो जारी हो गया है और ये उसमें बताया गया है कि BCCI और PCB का जो हाइब्रिड मॉडल अपनाने का एक जो डेड लॉक था वो फाइनली टूट गया है। अब इंडिया जो है चैम्पियंस ट्रॉफी में बाकायदा शिरकत करेगा। उनके मैचेस होंगे दुबई में। उसके साथ साथ 2026 का जो T20 वर्ल्ड कप है जो कि इंडिया ने होस्ट करना है, उसके अंदर पाकिस्तान जो है वो अपने तमाम मैचेस जो है वो कोलंबो में खेलेगा। तो ये सर एक स्टांस था पाकिस्तान का जो कि उस पर हम डटे रहे और सही रहे। हमारे व्यूअर्स को ये भी आगाह करते जाएं कि पिछले हफ्ते ये खबरें आ रही थी कि हो गया है या हो रहा है, बल्कि आज तक तो 2-3 दिन पहले तक तो ये था कि शायद ये कैंसिल ही हो जाए सब कुछ। बड़ी अजीब अजीब खबरें आ रही थी, लेकिन शुक्र है अब हमारे पास ये हतमी तौर पे ये बात मौजूद है कि ICC जो है उसके और मीटिंग्स के थ्रू दोनों बोर्ड से उसने इस चीज़ को अप्रूव कर लिया है। होस्टिंग राइट्स की जो कॉम्पनसेशन है जो पाकिस्तान लूज़ आउट करेगा वो उनको वापस नहीं मिलेंगी। ये एक डेट्रीमेंट है पाकिस्तानी बोर्ड के लिए, उनको ये इनकम मिलनी चाहिए थी, लेकिन चूँकि आई थिंक एंड ऑफ द डे दोनों बोर्ड्स के जो चीफ अकाउंटेंट्स हैं वो उन्होंने रातें लगाई हैं सर, और उन्होंने अपने बोर्ड के दीगर प्रेसिडेंट्स को ये बात बताई है जी कि इससे आपका एक्सपेक्टेड रेवेन्यू लॉस क्या है। उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए इंडिया भी थोड़ा हुआ कि यार ये बड़ा मसला हो जाएगा। हम तो यकीनन थे, लेकिन हमारा थोड़ा डिफरेंट इसलिए था क्योंकि हम ज़्यादा प्रिपेयर्ड थे कि हमें पता था कि इस किस्म की चीज़ आनी है। सो देर आए दुरुस्त आए, एंड में रिजल्ट ये होना चाहिए, क्रिकेट की विक्ट्री होनी चाहिए इन द सेंस कि स्पोर्ट जो है वो खेली जानी चाहिए। कितना ही सर बुरा होता कि दोनों बोर्ड्स जो थे वो अपनी अपनी बात पे अड़े रहते, ICC बीच में टंगा रहता और इवेंचुअली कहा जाता कि जी हम चैम्पियंस ट्रॉफी को ही पोस्टपोन कर रहे हैं। ना सिर्फ ये बल्कि हम सोच रहे हैं किसी ऐसे वेन्यू पे कर लें जहाँ पे ये मसले ना हो, सारी टीमें एक ही जगह हों, तो वो भी बड़ा नुकसानदेह होना था सबको। तो एक लिहाज से अच्छा भी है लेकिन एक लिहाज से बुरा भी है। जी यकीनन आपकी बहुत अच्छी ऑब्जर्वेशन है कि ये जो सारा डेडलॉक था इसमें मुल्कों के वज़राए आज़म नहीं, बोर्ड्स के चीफ नहीं, बल्कि जो सबसे बिजी लोग थे वो थे अकाउंटेंट्स, जो बैठ के ये बता रहे थे कि अगर ये होता है तो इसमें हमारा इतना नुकसान है, अगर ये होता है तो इतना नुकसान है। सो नुकसान को गेज किया जा रहा था कि कौन सा कम और कौन सा ज़्यादा है। दूसरी चीज़ ये है कि पाकिस्तान को जो इसकी मद में पैसे नहीं मिलेंगे, जो पाकिस्तान का लॉस होगा क्योंकि इंडिया के मैचेस पाकिस्तान से बाहर खेले जाएंगे। ये सारी टीम्स जिन्होंने इंडिया को खेलना है उनको वहाँ पर ट्रैवल करवाना पड़ेगा, उसका रेवेन्यू उनके साथ दुबई के साथ शेयर करना पड़ेगा। और इसमें जो है ना एक स्टांस जो कि बहुत सख्त पाकिस्तान भी ले रहा था और इंडिया भी ले रहा था, और वो ये था कि जी अगर तो जो पूल मैचेस हैं वो अगर एक मुल्क बाहर खेल भी लेता है, लेकिन अगर वो टीम पहुंच जाती है सेमीफाइनल में या फाइनल में, अभी चैम्पियंस ट्रॉफी के केस में इंडिया और अगर वर्ल्ड कप के केस में पाकिस्तान, तो क्या आप सेमीफाइनल या वर्ल्ड कप के फाइनल को उस मुल्क से निकाल दोगे? लेकिन दोनों ममालिक इस पे कायम रहे। अब यही फैसला हुआ है कि क्योंकि पाकिस्तान को कंपनसेशन इसीलिए नहीं मिल रही कि पाकिस्तान के केस में भी अगर पाकिस्तान इंडिया में फाइनल में पहुंच जाता है तो वर्ल्ड कप का फाइनल ही इंडिया में नहीं होगा। हाँ जी। जो एक और इसमें अच्छी चीज़ है वो ये देखें, जिस वक्त इंडिया ने ये कहा था कि हम यहाँ पर नहीं आएंगे तो उन्होंने ये साइट ही नहीं किया था कि सिक्योरिटी का प्रॉब्लम है। देखें क्योंकि अब ये कहा जा रहा है, हाँ, क्योंकि सिक्योरिटी का प्रॉब्लम तो होता तो अपनी ब्लाइंड्स क्रिकेट टीम ना भेजते। वो तो डायरेक्टली ये कहते हैं कि जी क्योंकि रेवेन्यू इससे जनरेट होता है और हम पाकिस्तान को रेवेन्यू का हिट देना चाहते हैं तो इसलिए हम वहाँ पर नहीं आएंगे। क्योंकि इसमें जो एक सेकेंडरी खबर है ना वो ये है कि ये है कॉन्ट्रैक्ट 2026 तक, 2027 का विमेंस वर्ल्ड कप, जो कि बाय द वे अब आप उसको ये मत समझें कि वो अब रेवेन्यू जनरेट नहीं करता, क्योंकि अब जो इंडिया की जो IPL है विमेंस की, दैट्स द सेकंड बिगेस्ट लीग इन द वर्ल्ड। तो अगर वहाँ पर एक ख़वातीन की लीग पैसे कमा रही है तो विमेन वर्ल्ड कप तो पैसे कमाता ही होगा।
तो वो पाकिस्तान में है और अभी तक इंडिया ने कहा है कि उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ा। 2026 तक हम एक दूसरे मुल्कों से अलहदा खेलेंगे। 2027 को इंडियन विमेन टीम पाकिस्तान आ रही है। सर बिल्कुल सर, सारी बेहतरीन। वैसे सर इसके अंदर जो मेरी इत्तला है वो ये है कि ब्लाइंड क्रिकेट टीम उन्होंने नहीं भेजी थी अपनी। अच्छा, इंडिया ने नहीं भेजी थी, तो वो अपना स्टांस उन्होंने मुश्तरका ही रखा है। ये थी खबरें कि जी वो देखें इधर आ रहे हैं, हमने भी शायद जिक्र किया था। उसके बाद लेकिन क्लैरिटी आई थी कि उन्होंने ब्लाइंड टीम अपनी नहीं भेजी थी। बट सर उसके साथ साथ आप ये देखें कि इस तमाम चीज़ में एक मनफी पहलू तो यकीनन है, और वो यही है कि अब आपने पोलिटिसाइज कर दिया क्रिकेट को। अब देखें सिर्फ राइवलरी तो एक मुख्तलिफ नौयत की है, बट फ़र्ज़ करें ऑस्ट्रेलिया में कुछ हो रहा है और न्यूजीलैंड कहता है हमने नहीं जाना, ये भी हो सकता है। इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया का एशेज़ के थ्रू क्रिकेटिंग एक उनकी एक एनिमोसिटी है एक दूसरे के साथ। एशेज़ में ख़ास तौर पे वो उजागर होती है। अब इंग्लैंड कहे जी हमने उधर नहीं हम खेलना चाहते बिकॉज ऑफ सिक्योरिटी, जो भी वजह, कम चांसेस हैं। बट आप जिस चीज़ का एक प्रेसिडेंट सेट कर दें तो आईसीसी बाउंड है फिर कि जी हमने उनकी बारी तो सुना था, अब इनकी बारी भी सुनना पड़ेगा। तो ये सर एक मसला है जो हो सकता है कल को सर बांग्लादेश फ़र्ज़ करें बांग्लादेश कहे कि हमने फ़लानी जगह नहीं खेलना, या अफ़गानिस्तान कहे हमने फ़लानी जगह नहीं खेलना। तो ये अब सारी चीज़ें जो है सर, ये कॉम्प्लेक्सिटीज़ जो है ये बढ़ती जाएंगी। स्पोर्ट्स में इनका कोई रोल नहीं है इन चीज़ों का स्पोर्ट्स के अंदर, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इन चीज़ों को मद्देनज़र रखना पड़ेगा। जी सर, लेकिन जिस तरह से आपने कहा ना, इसके चांसेस बहुत कम हैं। और इसके चांसेस बहुत कम क्यों हैं? क्योंकि आपने जिन उन वेस्ट के ममालिक का जिक्र किया, उनमें आपने इस तरह का कोई मुहावरा नहीं सुना होगा कि बला से मर जाऊं तुझको बेवा करके छोड़ूंगा। ठीक है, सो ये जो है ना, ये एक टिपिकल ये जो है सब कॉन्टिनेंट की का मेंटालिटी है कि हम देखें रेवेन्यू का लॉस इंडिया को भी हुआ है, पाकिस्तान को भी हुआ है। सो इंडिया ने अपना भी नुकसान करवा लिया इस सारी बात में। सो बाकी जो दुनिया है ना, वो अब अपना नुकसान करवाने को विक्ट्री नहीं समझते। सो वो रेवेन्यू का लॉस कभी भी नहीं लेंगे। इंग्लैंड न्यूजीलैंड से भी खेलता रहेगा, ऑस्ट्रेलिया से भी खेलता रहेगा, ये मसले यहीं रहेंगे। हाँ सर बिल्कुल सर। बाकी इसके अंदर सिर्फ जो एक मज़ाहिया चीज़ मुझे लगी वो ये थी कि जी एक मीटिंग कॉल की आईसीसी ने और उसमें बीसीसीआई नहीं आया। तो बीसीसीआई का जो रिप्रेजेंटेटिव है वो आईसीसी का चेयरमैन भी है, मतलब अभी तक उनका रोल है ना उसके अंदर, या वो कह सकते हैं। तो सर बेसिकली लगा दफ्तर में बैठ के जय शाह साहब जो है एक फ़ोन इधर लगाया है और दूसरा उठा नहीं रहे, मतलब अपने आप को ही फ़ोन कर लेकिन दूसरा फ़ोन नहीं उठा रही। ये मुझे ज़रा मज़ाहिया सी बात लगी। लेकिन अब सर बहरहाल एक इफेक्टिवली कंट्रोल तो है। लेकिन गुड ऑन अस कि हमने अपने स्टांस पे डटे रहे। हमने ये नहीं किया जी कि आप ना आए, कोई मसले वाली बात है, हम ज़रूर आएंगे। इस दफ़ा ये स्टांस हमने इख्तियार किया, ये चीज़ ठीक है। बाकी चलें, तमाम लोगों को खुशी इस चीज़ की होनी चाहिए कि यहाँ पे बहुत सारे मैचेस पाकिस्तान में भी इंशाल्लाह खेले जाएंगे और बड़े अच्छे मैचेस होंगे और बड़ी अच्छी तरह से उनको कंडक्ट किया जाएगा। सिर्फ ये कि इंडिया वाले मैचेस जो हैं जिसके लिए आई थिंक बहुत लोग ऑन बोथ साइड्स बड़े ईगर थे देखने के लिए, वो दुबई में होंगे। तो चले कोई नहीं सर, इस चीज़ की भी हमें आदत तो है। जी बिल्कुल। मुझे जो है ना ख्वाहिश ये है कि जो वर्ल्ड कप 26 में है इंडिया में, उसके मैचेस भी कोलंबो के बजाय अगर दुबई या कहीं और शिफ्ट कर दें। मैं बस कोलंबो से ना बहुत घबराया रहता हूँ, वहाँ पे रोज़ बारिश होती है और मैंने इतने मैचेस रूइन होते देखे हैं बिकॉज ऑफ रेन कि मुझे होता है कि श्रीलंका के अलावा कहीं भी कर लें। हाँ बिल्कुल सर। चले सर, 2026 में भी टाइम है, 25 तो पहले सर देखें सर क्या होता है उसके अंदर। अच्छा आगे चलते सर प्लीज़। थोड़ी सर सियासी नौयत की सर खबरें डिस्कस करनी पड़ेंगी। पीटीआई तरीके इंसाफ जो है वो एक्टिव हुई हुई है, हुकूमत भी एक लिहाज से एक्टिव हुई हुई है। बातें ये चल रही हैं कि अब मुज़ाकरात करने पड़ेंगे, एक टेबल पे बैठ के हमें मामला डील करना हम चाहते हैं। हुकूमती रद्द-ए-अमल उसके अंदर अब तक ये है कि हम क्यों बात करें एक ऐसी पार्टी, हुकूमती बयान है जो कि प्रोटेस्टिंग कल्चर में अभी तक बिलीव करते हैं, जो कि हमारे शहर तब बंद करते हैं जब यहाँ पे स्टेट डिग्निटरीज आए होते हैं, जो कि वायलेंस भी करते हैं और उसके ऊपर जब जवाबी वायलेंस होता है तो फिर हम पे तनकीद भी करते हैं। ये हुकूमती बयान हैं। उसके साथ साथ सर पीटीआई का ये मौक़िफ़ है इसके अंदर कि हमने बिल्कुल ये चीज़ जो है मतलब वो तस्लीम करते हैं कि हम करना चाहते हैं अब मुज़ाकरात, और ज़रा इसको एक पार्लिमानी रस्ते से मामलात को हल किया जाए। अच्छा अब चलें, उनको ख्याल आ गया अगर पार्लिमानी रास्ता इख्तियार करने के लिए, बड़ी अच्छी बात है। हम तो हमेशा से कहते थे कि आपको यही रास्ता इख्तियार करना चाहिए, लेकिन अब देखें ना वो थोड़े बैकफुट पे। अब वो बैकफुट पे क्यों है, वो उसकी कई वजूहत हैं। उनमें से एक वजह तो शायद ये भी है कि जो जनरल फैज़ वाली सारी बात है वो यहाँ पे आई, उसके अलावा उसकी लिंकेजेस लोग क्रिएट कर रहे हैं। मतलब हम नहीं कह रहे यहाँ पे उनका कोई डायरेक्ट लिंकेज है, बट लिंकेजेस लोग क्रिएट कर रहे हैं। और उसके साथ साथ आज के दिन ही एक सुप्रीम कोर्ट का भी फैसला है, वो भी इस चीज़ के अंदर आज के दिन
थोड़ा वेट डलता है इसमें। लेकिन अब सर थोड़ा सा फियर फैक्टर जो है ना थोड़ा सा बढ़ते हुए नज़र आ रहा है पीटीआई के अंदर, क्योंकि तमाम तर जो रास्ते थे जो उन्होंने इख्तियार करने थे मेरे ख्याल में उन्होंने कर लिए थोड़े। आपने मैंने कहा था कि ये जो जलसे और जो धरने वाली और जो रादर प्रोटेस्ट वाली बात है वो ज़रा प्रीएम्प्टिव मूव थी। उसके बाद अभी तक देखें, एक तरफ आप बैठना टेबल पे चाह रहे हैं हुकूमत के साथ, दूसरी तरफ आप कहते हैं दिसंबर 24 या 25 तारीख को उन्होंने कहा कि जी सिविल नाफरमानी की मूवमेंट जो है उसका बाकायदा तौर पर इख्तियार करें सब तमाम शहरी, उसका क्या नतीजा निकलता है। ये तो आप बेसिकली ये कह रहे हैं ना जी कि हमने बैठ के बात भी करनी, लेकिन पीछे से हमारी हरकतें रुकेंगी नहीं, हम करते रहेंगे, ये भी हो गया। दूसरा सर उनके फॉलोअर्स के लिए मैं थोड़ा सा समझता हूँ कि बड़ी ज़्यादती है कि ख़ास तौर पे जो केपी से आए और जिन पे तशद्दुद जो मुबैना तौर पे उन पे हुआ, जो कि वहाँ से फिर उनको जाना पड़ गया, जिनकी लीडरशिप उनको छोड़ के चलेगी, अब वो देख रहे होंगे जी कि अगली कॉल कब आएगी या अगला लाएअमल क्या है। तो अगला लाएअमल जो पार्टी ने पेश किया वो ये है कि यार उसी हुकूमत जिनके ख़िलाफ़ हम प्रोटेस्ट करने जा रहे थे उन्हीं से बैठ के हम बात करेंगे चीज़ें ठीक करने के लिए। तो थोड़ा डीमोरलाइजिंग इफेक्ट भी इसके अंदर है। बाकी पीटीआई सर मैं हमेशा से कहता हूँ कि एक इस किस्म की शिप है जो रडरलेस है, क्योंकि वो रडर जो है वो अडयाला जेल में पड़ा हुआ है। लेकिन मेरे ख्याल में अगर तो ये सारे बयानात और ये सारी चीज़ें अडयाला जेल से ही निकल रही हैं, वो ही कह रहे हैं कि जी आपने ये तमाम चीज़ें करनी है, तो फिर तो मामला ख़त्म हो गए वहाँ पे। मतलब इफ़ेक्टिवली जो बात ये थी कि मैं बात करूँगा तो सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट से करूँगा और किसी से नहीं करूँगा, तो उसमें एक नरमी जो है ये आई है और उसका जो सफ़र करेंगे वो शायद प्रोटेस्टर्स भी करें, रादर उनके फॉलोअर्स भी करें और एक हद तक पार्टी भी करेंगे। देखिए इसी शो पर जब फाइनल कॉल अनाउंस हुई थी तो हमने तब ये कहा था कि खान साहब ने टाइमिंग गलत कर दी है, अभी जो है ये फ़ाइनल कॉल कामयाब नहीं हो सकती। उसकी हमने जो वजूहात दी थी वो मईशत को लेकर थी, सबको याद होगा, यूट्यूब पे शो पड़ा हुआ है वो देख लें। अच्छा, इसी तरह अभी जो इन्होंने सिविल नाफरमानी की एक डेट दी है, इस पे भी हम यही कह रहे हैं कि ये टाइमिंग इनकी ठीक नहीं है, ये कामयाब नहीं हो सकती। और वैसे भी ये वाला कारतूस तो हमने पहले भी चलते देखा है। अच्छा, बुनियादी बात यह है कि इसके ना दो पहलू हैं। एक तो ये कि खान साहब की ओवरऑल जो स्ट्रेटजी थी वही ठीक नहीं थी। मतलब ये तो बड़ी अच्छी बात है, कोई भी मुज़ाकरात कर रहा हो ना, हम तो यही कहते हैं कि VONC से अगले दिन से मुज़ाकरात शुरू हो जाने चाहिए थे दोनों तीनों चारों पार्टियों के। वो खान साहब ने तब नहीं किए, बहुत बुरा किया, अब हो रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन बुनियादी बात यह है कि जब भी आपकी किसी से भी लड़ाई हो, किसी से भी, तो आप हमेशा ना हल्की आँच से शुरू करते हैं ताकि फिर आप उसका फ्लेम आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ बढ़ा सकें। जब आप सबसे पहले ही 5वां गियर लगा देंगे ना, तो उसके बाद आपको हर सेटबैक पे गियर छोटा करना पड़ेगा। तो जब आपके फॉलोअर्स, लोग, दुनिया सब ये देखेंगे कि आपकी स्पीड तेज़ होने के बजाय कम हो रही है, तो उसका इम्पैक्ट सब पे नेगेटिव ही आएगा। सो ये कभी भी जब भी किसी के साथ भी कॉन्फ्लिक्ट में जाएं, कोई शख्स हो, कोई महकमा हो, कोई इदारा हो, कोई और, ये शुरू तेज़ आंच से नहीं करना। ये एक बड़ी बेसिक सा असूल होता है ज़िंदगी में। एक तो इन्होंने ये बहुत बड़ी गलती कर दी। दूसरी चीज़ ये है कि अब आहिस्ता आहिस्ता जो फ्रस्ट्रेशन है वो क्रीप इन करेगी। देखिए, जो शुरू में एक तो तेज़ आंच और दूसरा ये उम्मीद रखना और दूसरा अपने जो अहबाब हैं, अपने जो फॉलोअर्स हैं, उनको ये कहना कि जी ये तो आप देखना, ये यूट्यूबर्स जो हैं पीटीआई के, ये पहले दिन से VONC के बाद से पहले दिन से आप इनकी वीडियोस निकाल के देख लें, ये क्या कह रहे हैं कि अगली जुमेरात को हमारी हुकूमत आ जाएगी, मंगल को ये जा रहे हैं, पीर को फलाना हो जाए। अब ये कहते कहते 2.5 साल हो गए हैं, शायद 3 हो गए हैं। इसका भी नेगेटिव इम्पैक्ट है। आप सिर्फ ये देखें कि जब भी कोई भी हुकूमत तारीख़ी तौर पर पाकिस्तान में गई है तो उसके बाद वापस आने में कितना टाइम लग रहा है। वो जितना भी टाइम है, चलें आप अगर होपफुल हैं तो आप ऐसा करें कि उस टाइम में से 6 महीने निकाल दें और फिर आप हल्की आंच पे काम जारी रखें। लेकिन ये जो है ना कि हम वो जा रहे हैं और हम आ रहे हैं, ये उससे आप 3 महीने पहले शुरू करें, बजाय कि आपने पहले दिन से कहना शुरू कर दिया। अब ये सारी वो चीज़ें हैं जो कि इनके जो फॉलोअर्स हैं उनको बहुत नेगेटिवली इम्पैक्ट करेंगी, कर रही हैं। और तीसरी और आखिरी चीज़ जो है ना वो ये है कि पता नहीं किसका मशवरा था, इनको निकलते साथ इन्होंने सबसे पहले अमेरिका के ख़िलाफ़ बयानबाजी शुरू की,
उसके बाद इन्होंने सऊदी अरब को नहीं छोड़ा, इन्होंने यूएई को नहीं छोड़ा, मतलब कोई बाहर की ताकत नहीं है जिसको इन्होंने जिच ना किया हो। चाइना उसमें शामिल है, उनको तो शायद हुकूमत में ही कर दिया था। बात ये है कि ये सब हमारे डोनर्स हैं, सब। जी हाँ। मुझे आप ये सवाल का जवाब दें कि जब भी ये बात होती होगी कि कोई ऐसे हालात बनते होंगे या कोई टॉक शो पे इस तरह कहता होगा कि जी ये हुकूमत जा रही है और नहीं आ रही है और कहाँ सब आ रही है, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं पूरी दुनिया में डोनर्स कांप जाते होंगे कि यार ये मतलब जो बंदा हमें चार्ज क्राउड के आगे गालियाँ निकालता है और बग़ैर किसी सबूत के कहता है कि हमने उसकी हुकूमत निकलवा दी, अगर ये आएगा तो फिर क्या होगा। सो इन्होंने मतलब जो है ना एक पैनिक क्रिएट कर दी है, ना सिर्फ लोकली बल्कि इंटरनेशनली भी किया सर, लोकली भी किया। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। अब देखें, एक बात जो हम आप और मैं खुद ही करते हैं वो ये है कि जी कोई अगर शख्स हुकूमत से बाहर होता है तो बड़ा चांसेस होते हैं कि वो वापस भी आ जाएंगे। अच्छा, पीटीआई के केस में मुझे अब ना मामला ज़रा थोड़े से डिफरेंट लगना शुरू हो रहे हैं। को पता नहीं होता, इधर कुछ भी हो सकता है, ये हमने देखा है होते हुए। बट अगेन जैसे आपने एक इंटरनेशनल टाइज़ वाली बात का आपने ख़त्म कर दी है। दूसरा, ये एक अच्छी एफर्ट है कि जी मौजूदा हुकूमत के साथ थोड़ा सा लिएज़ करें। बट ये ना हो कि हुकूमत जो है वो जो दावा कर रही है कि जी हम तो बैठने को तैयार ही नहीं है, ना ही हम बैठेंगे, ना हमने को मुज़ाकरात करने हैं इनके साथ, तो फ़र्ज़ करें थोड़े बहुत हो भी जाते हैं, तो हुकूमत अगर इसमें ना कर दे तो लेवरेज ज़्यादा है उनके पास। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, एक तो ये बात। दूसरा सर, आप देखें पीटीआई की टॉप टियर लीडरशिप जो है वो भी अब 3 फैक्शंस बन गए हैं। एक बुशरा बीबी का ग्रुप बन गया है, एक रीमा खान ग्रुप बन गया है, और उसके अलावा एक जो बाकी रह गए हैं पीछे, बैरिस्टर गौहर हो जाए और बाकी सारे लोग हो जाएँ, वो बन गया ग्रुप इसके अंदर। तो लीडर है नहीं, ग्रुपिंग हो गई है। अब फॉरवर्ड ब्लॉक अगर बनाना है पीटीआई का तो उसका क्या फ़ायदा है? इट डजंट मैटर एनी मोर। अब ऑपोजिशन बेंचेस पे बैठ के अगर आपने उमर अयूब साहब हो जाए और दीगर और जो पीटीआई रहनुमा हो जाए, उन्होंने तनकीद करनी है हुकूमत के ऊपर, तो सर वो तनकीद कैसे कर सकते हैं? अगर तो देखें ना, मुज़ाकरात भी करने हैं, तनकीद भी करनी है, सिविल नाफरमानी भी करनी है, और अभी तक एहतजाज भी चल रहा है, क्योंकि वो तो कहते हैं जी गंदापुर साहब के जब तक कॉल ऑफ नहीं होता तो सिट इन चलेगा। तो ये सारा कुछ जो है जब आप करना है आपने, और फिर भी मुज़ाकरात में अपनी बातें मनवानी है, तो वो कौन सी ऐसी बात है जो आप मनवाने जा रहे हैं? मुझे तो नहीं समझ आती सर। वो जो मुज़ाकरात है ना, देखें वो तो सिर्फ इसलिए हो रहे हैं क्योंकि अगर अब कल को फाइनल कॉल तो नहीं दे सकते क्योंकि लोग आएंगे नहीं, ठीक है। इसी तरह ये जो सिविल नाफरमानी है, ये आपको पता है ये न्यूज़ क्लिप है, ये नहीं हो सकता कामयाब अगर मुज़ाकरात भी ना करें, ठीक है। तो जो कल का आपका शो है उसमें आप पीटीआई की तो बात ही नहीं करेंगे, ठीक है। पीटीआई खबरों में क्यों रहेगी? मुज़ाकरात तो सिर्फ इसलिए हो रहे हैं कि खबरों में आ जाए। अब दूसरी चीज़ है कि कामयाबी और नाकामी हुकूमत करेगी नहीं करेगी। देखें ये हुकूमत वो है, फजलुर रहमान कह रहे हैं कि हुकूमत हमारी मांगे नहीं पूरी कर रही, पीपल्स पार्टी कह रही है हुकूमत हमारी मांगे नहीं पूरी कर रही। ये दोनों पार्टियां हैं जो कि अलायंस का हिस्सा हैं, ये अपोजिशन उनकी नहीं पूरी कर रही, तो इस वक्त वो अपोजिशन की क्या पूरी करेगी? बिल्कुल सर, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। बाकी देखें, बाकी जो पार्टियां हैं, पीपल्स पार्टी होगी, एक इसमें मेरा नुकता ब्रेक के बाद। चले इसको कैरी ऑन करते हैं, हमने जाना है ब्रेक के ऊपर। लेट्स टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। आप देख रहे हैं बोलो जनाब। ऐसे ब्रेक से पहले बात हो रही थी ये पीटीआई के सारा जो मुज़ाकरात होने को जा रहे हैं, अब मुबैना तौर पे गवर्नमेंट मान गई नहीं मानी, वो उस बात को छोड़ें, लेकिन सर हमें उन पार्टियों के ऊपर भी थोड़ा फोकस करना चाहिए जो ये माजी में कर चुकी हैं, जो नेमली नून लीग और पीपल्स पार्टी को तो इस चीज़ का बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है और आपस में करते रहते हैं। और फिर फजलुर रहमान की जेयूआई जो हो गई और दीगर और काफ लीग होगी, बाकी वो भी इस चीज़ के अंदर हिस्सा लेते हैं। तो पीटीआई के लिए फेयरली ये न्यू टेरिटरी है। देखिए पीपल्स पार्टी का एक मैं कहना चाहूँगा एक बड़ा एक टैलेंट है, और वो टैलेंट ये नहीं है कि वो ये मुज़ाकरात कर लेते हैं। पीपल्स पार्टी ने अपनी पोजीशन हर वक्त ऐसा करते रहते हैं कि यार हमारी पोजीशन इस वक्त ये है कि पंजाब के अंदर हमारे पास इतना है, केपी में था अब नहीं है, फेडरल में इतना है और सिंध में इतना है हमारे पास। अच्छा, इस सारे को अगर हम बैंक करके इसका एक ऑडिट सा कर लें तो ये टॉकिंग पीसेज हैं हमारे पास, ये हमारे पास चीज़ें हैं जो हम हुकूमत के पास जाएंगे तो उनको मनवा लेंगे। वो उनको ये करना आता है। हुकूमत भी अब नूनली कर करके ये चीज़ सीख गई है। ये उनकी पता नहीं कौन सी भी एतिहादी गवर्नमेंट, अभी तो पिछले से एतिहादी गवर्नमेंट ही चल रही है, तो ये चीज़ें वो कर सकते हैं। अब पीटीआई के बारे में ये बयान देना जो है ये मेरे लिए बड़ा रिस्पॉन्सिबल होगा। मैं कहूँगा जी वो भी अब ना सीख गए हैं, देखें जी वो मुज़ाकरात करने को तैयार हैं, तो ये चीज़ हो सकती है। मेरा तो अपना ख्याल है कि जब वो टेबल पे बैठ भी जाएंगे आमने सामने, तो उनका जो उनका तरीक़ेकार है सियासत चलाने का, वो
निकल नहीं सकता इसके अंदर से। तो मेरे ख्याल में सर एक मतलब एक नॉन स्टार्टर सी चीज़ है। अलबत्ता अगर करना चाह रहे हैं तो कर लें, कोई मसले वाली बात नहीं। देखिए, आपने जो बात की थी ना कि हर पार्टी जो यहाँ पे निकलती है वो फिर वापस भी आ जाती है, लेकिन अब पीटीआई के बारे में जो है ना कहना मुश्किल हो रहा है कि ये वापस कैसे आएंगे। अच्छा, यकीनन उनकी अपनी हरकतों से तो नहीं लगता कि वो वापस आएंगे, लेकिन बहरहाल यहाँ पर ये भी तो एक उम्मीद होती है ना कि जी अपनी काबिलियत से नहीं आएंगे, दूसरे की गलती कोताही से। मतलब बहरहाल इस वक्त जो हुकूमत है उसमें वो शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत है। लोगों का ख्याल है कि शहबाज शरीफ साहब कोई ऐसा कदम नहीं उठा सकते जिसके बाद कोई जो है पावर वाले हलकों में कुछ तलखियाँ हो सकें। लेकिन साथ ये भी तो सोचना चाहिए ना कि शहबाज शरीफ साहब के पास एक बहुत बड़ा बैगेज भी है जिसका नाम है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब। वो कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। तीसरी चीज़ ये है कि जो आपके बैनुल-अक़वामी भी जो मामलात होते हैं वो ज़ाहिर है कि आप तो चाहते हो कि बड़ी खुश उसलूबी से चीज़ें हों, लेकिन उनके आपसी मामलात क्या चल रहे हैं उसका भी असर आप पर आता है। देखें, अभी 6 महीने भी नहीं हुए हमारा जो साइन हुआ है कॉन्ट्रैक्ट आईएमएफ के साथ। आईएमएफ के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट था उसमें एक बहुत बड़ा मसला ये था कि आईएमएफ नहीं चाहता था कि जो पैसे वो देंगे उससे हम चाइनीज़ डेट सर्विसिंग करें। ठीक है, सो ये दिस इज़ अ प्रॉब्लम। ये अभी उसके बाद ये मसला हल हो गया, लेकिन ये कभी तो खुदा न खास्ता दोबारा भी वापस आ सकता है। सो बैरूनी मसाइल क्या चल रहे हैं, उससे अंदरूनी क्या चीज़ें चेंज करनी पड़ेंगी, वो जब चेंज होंगी जब वो करनी पड़ेंगी तो हम इलेक्शन ईयर से कितने करीब होंगे। अगेन जो बाकी पार्टीज़ हैं ना उनको ये पता है व्हेन टू स्ट्राइक व्हेन द आयरन इज़ हॉट। खान साहब जो हैं वो स्ट्राइक करते चले आ रहे हैं 2022 से, उनकी स्ट्राइक रुकी नहीं रही। और अभी उन्होंने ये भी जब देख लिया कि इस वक्त तो आयरन हॉट क्या है, इस वक्त तो आयरन को बर्फ़ में रखा हुआ है, वो फिर भी स्ट्राइक करते चले जा रहे हैं। तो वो सिर्फ अपने आप को और अपने लोगों को थका रहे हैं। दूसरा ये कि जो हम बार बार कहते हैं ना, मेरे एक बड़े दोस्त ने बड़े अच्छा आज पॉइंट आउट किया कि खान साहब जो है वो जब बात नहीं करते थे, अब तो मुज़ाकरात पे आ रहे हैं, वो जो बात नहीं करते थे, लोग कुछ जो उनके हमायती थे वो कहते थे कि जी बड़े कोई उसूलों के पक्के हैं। जो उनके हिमायती नहीं है वो कहते थे कि बड़ी बेवकूफ़ी है कि वो ये नहीं कर रहे। मुज़ाकरा तो करने चाहिए, सियासतदान का काम ही एक है। जो सबसे बड़ी बात है वो जो है ना, अब लोग IQ की भी बात करना शुरू हो गए हैं। देखें, ज़रदारी साहब तो खैर पब्लिक स्पीकिंग भी कर लेते हैं और जोड़ तोड़ आपको पता है सियासत में उनसे बेहतर कौन करता है। मियाँ साहब जो हैं वो अब बहुत अरसे से हम देख रहे हैं कि वो पब्लिक स्पीकिंग में घबराते हैं। उनके बारे में ये भी है कि जी वो इंटरव्यू भी देना होता है तो 4 लोग साथ होते हैं, पर्ची भी इस्तेमाल करते हैं, सो ऑन एंड सो फोर्थ। बट जब बात आती है ना बंद कमरे में जोड़ तोड़, तो फिर वो जो पाकिस्तान का जो ज्योग्राफी है ना वो उनको याद है। फिर वो बैठ के एक एक हलके की बात करते हैं कि अच्छा फिर उसका क्या करना है और इधर कौन बैठेगा, कौन खड़ा होगा। सो क्या खान साहब इन लोगों के साथ एक कमरे में बैठ के केपेबल हैं जोड़ तोड़ करने के? ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। हाँ सर, मेरे ख्याल में जो अगेन अगर हम स्टडी करें पीटीआई का, अगेन हम ये भी भूल जाते हैं पीटीआई एक फेयरली यंग पार्टी कंपैरेटिवली, मतलब अब तो उनको भी कुछ देर हो गई है, मतलब एक दफ़ा उन्होंने हुकूमत की, केपी में तो दूसरी हुकूमत है उनकी। दैट बीइंग सेड, पाकिस्तानी सियासत का जो डिज़ाइन है ये चीज़ें नाकाफ़ी हैं। आप देखें कि एक जब एग्ज़ाइल का सिनेरियो क्रिएट हुआ था नून लीग के लिए, तो वो कितनी देर का एग्ज़ाइल था। हाँ, सर्कमस्टांसेस और थे, एक हम मार्शल लॉ की सिचुएशन में थे, बट डिस्पाइट दैट उसके बावजूद भी इन रोड्स बनाना और वापस आना और सब कुछ करना जो है उसमें एक टाइम लगता है, और टाइम इज़ ऑफ द एसेंस। असल में जब आपका पार्टी का फॉलोअर ही ज़्यादातर ऐसा हो जिनको लगता है कि हर चीज़ क्योंकि इंस्टेंटली मिल रही है फ़ोन पे हर जगह, तो आपको ये रिज़ल्ट भी इंस्टेंटली चाहिए। मसला ये है कि दुनिया जिस तरह चलती है और जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट आती है जिससे आपको हर चीज़ इंस्टेंटली मिल जाती है, सियासत ऐसे नहीं चलती, वो इससे हट के। तो ये सबको मद्देनजर रखना चाहिए इस चीज़ को। बाकी देखते हैं आगे सर इसके अंदर क्या डेवलपमेंट होती है, बैठ के डिस्कस करेंगे। आगे चलते हैं सर, ज़रा सियासी खबरों से हट के ज़रा हम अब आने लगे हैं सर फिल्म इंडस्ट्री के ऊपर, और वो भी फिल्म इंडस्ट्री से लेके एक सियासी खबर भी एक हद तक है। उसके अलावा दोनों हमारे जो हमसाये मुल्क है और हमारे बीच में जो मामलात हैं वो भी सदाल रखते हैं। वर्ल्ड बैंक की तरफ से एक बयान जारी हुआ आज से 1-2 दिन पहले कि KPK में जो राज कपूर और दिलीप कुमार साहब का एंसेस्ट्रल जो उनका घराना है, वो 2020 में, वैसे तो KP गवर्नमेंट ने भी इस चीज़ का वादा किया था कि हम इसको प्रिजर्व रखेंगे, लेकिन हवेलियों को, लेकिन अब वर्ल्ड बैंक जो है वो इस बाकायदा प्रिजर्वेशन के जिसके ऊपर बहुत खर्चा होता है जिसके ऊपर, उसको वर्ल्ड बैंक
फंड कर, तो ये एक चीज़ उस लिहाज से अच्छी है कि आपके जो मतलब यहाँ के सेलिब्रिटीज़ नहीं हैं वो, बट उनकी जो रूट्स हैं वो यहाँ हैं। तो पाकिस्तान ने ज़ाहिर है वर्ल्ड बैंक ने जब ये कहा होगा तो हमसे पूछ पाछ की सब कुछ किया होगा, मतलब कि हम करना चाह रहे हैं तो हमने भी आगे से कहा होगा ठीक है जी आप कर लें, क्योंकि 2020 में तो हम भी यही बात कर रहे थे। तो ये चीज़ सर मेरे ख्याल में अच्छी है। और अगेन 2 आइकॉन्स हैं, 2 फिल्म इंडस्ट्री के, उनकी फिल्में यहाँ पर भी बहुत सारे लोगों ने देखी हुई हैं और उनसे एक रिलेशनशिप है, ज़ाहिर है फिल्म के थ्रू आपका भी रिलेशनशिप बन जाता है किसी एक्टर के साथ। और अब चूंकि इनकी लिनिएज जो है उनके साथ भी एक यंगस्टर्स का, यूथ का एक इंटरेक्शन है वही फिल्मों के थ्रू, तो उस चीज़ को अगर देखा जा रहा है कि इस चीज़ को महफूज रखना चाहिए, प्रिजर्व करना चाहिए, वो आया हम हो या वर्ल्ड बैंक हो, चीज़ अच्छी है। जी जी, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। देखें ये दो बहुत, एक तो वो पुरानी हवेलियाँ हैं क्योंकि कपूर फैमिली और दिलीप साहब जो है वो 1947 से बहुत पहले मुंबई चले गए थे यहाँ से। तो दूसरी चीज़ ये है कि हमने तो ज़ाहिर है मतलब वर्ल्ड बैंक हो या यूनेस्को हो या दीगर इस तरह के इदारे हों, हमने बादशाही मस्जिद से लेकर गुरुद्वारे से लेकर मीनार पाकिस्तान से लेकर उसके अलावा ओल्ड सिटी में बहुत जगह हैं जहाँ पर हमने उनकी हेल्प से ही प्रेजर्वेशन की है और अभी तक वो सारा कुछ कर रहे हैं। तो अगर मैं तो इस चीज़ पे बड़ा खुश हूँ कि अगर वर्ल्ड बैंक इस चीज़ में भी हेल्प कर रहा है, यानी कि ये ज़ाहिर पुरानी चीज़ें तो नहीं है जितनी शायद बादशाही मस्जिद पुरानी है, ठीक है, या जितना फोर्ट पुराना है, ये हवेलियाँ उतनी पुरानी तो नहीं है, लेकिन अब ये भी जो है आपकी कल्चरल हेरिटेज में शामिल होना शुरू हो गई है। दूसरी चीज़ ये है कि मतलब क्योंकि इनकी एसोसिएशन एक एक्टर्स या प्रोड्यूसर्स के साथ है, तो इससे इस काम को इज्जत मिलनी शुरू हो गई है इस मुआशरे में। ये कितनी अच्छी बात है, क्योंकि जाहिर है जिस तरह से आपने कहा कि कर तो वर्ल्ड बैंक रहा है, लेकिन हमारी इंडोर्समेंट के बगैर तो नहीं कर सकता ना। तो ये हमारी इंडोर्समेंट केपी हुकूमत से लेके फेडरल हुकूमत तक है कि हम एक्टर्स को, प्रोड्यूसर्स को लेजेंड मानते हैं, हम उनकी इज्जत करते हैं। सो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है, ये हमारी इंडस्ट्री के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। और काश के अब जाहिर है दिलीप साहब की फैमिली में तो एक सारा बानू ही रह गई हैं, लेकिन जो आपकी कपूर फैमिली है उसके अंदर तो आप देखें ना कि रणबीर, आलिया, वो तो आते एक आलिया भट्ट तो सर आप जरा उसके मामले में आप इक्वलाइज कर देते हैं। जब आलिया भट्ट की बात हो रही है आप कह रहे हैं कि ठीक है सर, मैं चाह रहा हूँ कि वो बस आ जाए, हवेली विजिट करने आ जाए। मैं अपना इन्विटेशन जो है ना वो एक्सटेंड कर रहा हूँ। सर आप तो कर रहे हैं सर, अब हम चाहते हैं कि हुकूमत भी करे। और वैसे भी सर कितनी एक सबके लिए विन विन एक सिचुएशन है कि हमारी हुकूमत जो है उसके लिए भी एक विन विन सिचुएशन है कि भाई आप इस तरह से उनकी जो हवेलियाँ हैं पुरानी उनको आप रिस्टोर कर रहे हैं, आपने वर्ल्ड बैंक को भी इंगेज किया हुआ है। दूसरी तरफ उनके अपने सोशल्स के लिए भी कितना अच्छा है जो एक्टर उक्टर आएंगे कि जी हम अपने एंसेस्ट्रल होम में हम दाखिल हुए हैं और वो भी पाकिस्तान के अंदर। सर देखिए हमने क्रिकेट से तो ट्राई कर लिया, नहीं हो पाया। अभी ये एग्जांपल है पिछली खबर हमारी इस चीज़ के ऊपर। हमने सियासत और पॉलिटिकल एक्टिविटी और डिप्लोमेसी से भी ट्राई कर लिया, अभी तक वो मामला इस तरह से पिघले नहीं। क्या पता सर इस चीज़ से, आर्ट से चीज़ें बेहतर हो जाए। बहरहाल या बजाने हमने ब्रेक के ऊपर, लेट्स टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। आप देख रहे हैं बोलो जनाब। सर हमने शुरू में ही खबर कर ली क्रिकेट की और हमारे पास एक और खबर भी थी क्रिकेट की आज, तो दोनों की बात करें। क्रिकेट के बारे में जितनी बात की जाए सर वो कम ही होती है। पहले तो क्योंकि वो अपडेट थी तो वो लोगों को करना ज़रूरी थी। अब सर असल में ये है कि PSL इज़ अराउंड द कॉर्नर। तो एक तो खबर ये है कि PCB ने इंटरनेशनल क्रिकेटर्स की जो अब एप्लीकेशंस वगैरह हैं उनको ओपन कर दिया है, तो वो अब मतलब इसके अंदर रजिस्टर करवाना शुरू कर सकते हैं। ये हर साल का ऐसे ऐसा इतनी बड़ी उस तरह से खबर नहीं है। अलबत्ता एक और चीज़ जो हो रही है कि एक तरफ ये जो हमने पहले डिस्कस किया BCCI ICC के मामलात वो अपनी जगह, दूसरी तरफ सर ये चैंपियंस ट्रॉफी की जो चीज़ें होगी उसके साथ साथ जेसन गिलेस्पी ने रिज़ाइन कर दिया एज कोच, असिस्टेंट कोच ने पहले रिज़ाइन कर दिया था, आकिब जावेद साहब जो हैं फिर से कोच बनेंगे। तो हर तरफ जब सब कुछ हो रहा है तो PSL का भी सिलसिला चल रहा है। लेकिन आई थिंक PSL क्योंकि एक सक्सेसफुल प्रोडक्ट है PCB का और एक कैश काउ भी है PCB के लिए, और ख़ुद से भी जो इनका मेन स्पॉन्सर है उनके लिए भी एक लुक्रेटिव चीज़ है। और आई थिंक अब उसकी 10वीं इंस्टॉलमेंट है, 10 years इज़ बिग, मतलब बड़ी अच्छी बात है। तो इसमें मुझे तो खुशी होती है। और बट ज़ाहिर है
अब चीज़ें क्योंकि मुल्क की सूरत हाल थोड़ी चेंज होती रहती है हर दफ़ा, लेकिन ये चीज़ स्मूथली हो जाए तो अच्छी बात है। जी, मैं सरसरी सी बात करके गिलिस्पी वाली फिर आते हैं उस पर PSL पे, क्योंकि वो बहुत बड़ी खबर है। गिलिस्पी के क्योंकि जो असिस्टेंट कोच थे उनका क्योंकि शायद हमने एक्सटेंड नहीं किया, रिन्यू नहीं किया कॉन्ट्रैक्ट, तो उसके बाद फिर शायद गिलिस्पी को भी अंदाज़ा हो गया कि ही इज़ नॉट नीडेड। तो साल हो भी गए तो जी वो अब वो छोड़ के चले गए हैं। तो वो देखें पाकिस्तान में ना ये होता है अब आजकल नज़र करम जो है ना वो आकिब जावेद साहब की तरफ है, तो अभी हर चीज़ उनको देंगे, फिर उसके बाद फिर कोई मसला होगा, फिर एकदम से ख्याल आएगा कि नहीं हमने तो गोरे की तरफ जाना है, फिर एकदम से ढूंढना शुरू करेंगे बिकॉज ऑफ इंग्लैंड में भी, और जो सीरीज हुई उनकी बिल्कुल, फिर वो नहीं मिलेंगे, फिर वो कहेंगे कि अच्छा जी लास्ट टाइम आपने ठीक तरह से उनको ट्रीट नहीं किया था। ये अगेन जिस तरह पॉलिटिकल एक लूप है ना, इसी तरह ये हमारा कोचेस का भी एक लूप है। अच्छा, PSL जो है ना इस दफ़ा बहुत बड़ी खबर है। वो खबर ये जो है ना मतलब ज़ाहिर है एक तो हम वी लुक फॉरवर्ड टू PSL एवरी ईयर, दूसरा ये कि ये PSL का 10वां एडिशन, मतलब ये वाला जो एडिशन है 10th PSL है। हाँ, इसके बाद सारे जो फ्रेंचाइजीज के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो रिन्यू होने हैं। सो जाहिर है उसमें कोई ये नहीं होगा कि अभी जो बंदा ओन करता है वो लूज़ कर जाएगा, वो किसी और को मिल जाएगी। ये IPL वगैरह में भी उन्हीं के पास रही हैं, लेकिन 2 नई टीम्स ऐड हो जाएंगी इसके बाद। सो ये इन एग्जिस्टिंग टीम्स के साथ आखिरी आपका PSL है, मतलब अगली दफ़ा और भी होंगी। दूसरी चीज़ ये है कि बड़ी कोशिश की जाती है डिलिबरेट हर साल कि IPL और PSL इकट्ठे ना हो। उसकी वजह ये है कि प्लेयर्स जो हैं वो शटल कर रहे होते हैं, और फिर ये है कि आपके लिए कई प्लेयर्स हैं जो कि नहीं अवेलेबल होंगे, IPL प्रेफरेंस होगी उनकी। अच्छा, इस दफ़ा एक ही टाइम पे हो रहा है, लेकिन PSL के लिए बहुत ऑप्शंस खुल गई हैं। वो खुल इस तरह से गई हैं कि बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स जैसे कि वार्नर, जैसे कि विलियमसन IPL में पिक ही नहीं हुए। तो अब इस दफ़ा ये सारे बड़े प्लेयर्स PSL खेलेंगे, और मतलब ऐसा कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन शायद अब हमारे पास वो वाला एज है कि हम इनको कम भी पैसे देंगे तो वो ये ज़रूर आएंगे जो कि वैसे नहीं आते, लेकिन क्योंकि वहाँ पे अब वो जा ही नहीं रहे तो यहाँ पे PSL में IPL में सॉरी इनको ना बुलाने की वजूहत। जी सर, उनके पास जो है ना वो पूल बहुत बड़ा हो गया टू पिक फ्रॉम, तो वो उनको ये इनकी सर्विसेज नहीं रिक्वायर्ड थी, लेकिन हमारे लिए ये बहुत बड़े, यानी कि वो ड्राफ्ट में पिक ही नहीं हुए और पूल बहुत बड़ा है। और जाहिर है सर कि वो फिर ये देखें वार्नर जो है ये अब मतलब एक लिहाज से पुराने प्लेयर्स हो चुके हैं, अब ये लीग प्लेयर्स हैं बेसिकली, मतलब अपनी टीमों में भी नहीं है ये एसेंशियली। वार्नर तो नहीं है, वार्नर नहीं, विलियमसन है, बट अगेन हमारे लिए बेहतरीन है, एक बड़ा नाम है। और देखें और इंडिया के पास स्पॉइल्ड फॉर चॉइस वाली बात है ना कि अब आप बिल्कुल जो उस 2 महीने पहले वाली परफॉर्मेंसेज वो असेस कर रहे होंगे, हम अभी तक क्योंकि हम उनसे एक यंगर लीग भी हैं और मतलब डायनामिक्स डिफरेंट है, हम अब उस परफॉर्मेंस वाली चीज़ पे शायद इतना नहीं जा रहे, हम बिग नेम्स पे जा रहे हैं। बिल्कुल वेरी गुड। बिल्कुल, फिर ये भी है कि आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान के पास ना और प्लेयर्स भी आएंगे, यंगर प्लेयर्स भी आएंगे, क्योंकि इसमें कोई शक नहीं कि इंडिया बहुत ज़्यादा पैसा देता है, लेकिन अब थोड़ी सी ना फटीग भी होनी शुरू हो गई है प्लेयर्स को IPL की वजह से, बिकॉज IPL इतना लंबा हो गया कि प्लेयर्स थक जाते हैं, टीमें भी बहुत हो गई, और फिर इंटरनल ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा है। आखिरी चीज़ मैं ये कहना चाहूँगा कि अब ये जो PSL हो रहा है, तो हमें चाहिए कि जिस तरह इंडिया करता है कि मतलब क्रिकेट तो हम बेहतरीन पेश कर रहे हैं, अब इसमें मज़ीद लवाजबात लाने की ज़रूरत है कि गाना, डांस, इस चेयर लीडर्स, आहिस्ता आहिस्ता अब इसको एक इवेंट बनाएं कि मतलब मैच का मतलब ये नहीं है कि 7 बजे शुरू होगा और 10 बजे ख़त्म हो जाएगा। मैच का मतलब ये है कि 5 बजे से रौनक लगेगी और 11 बजे तक रौनक जाएगी। तो यानी कि आप कह रहे हैं जो उसका ओपनिंग और क्लोजिंग सेरेमनी का गाना होता है, उसके अलावा इसके अंदर को फ्लेयर डाला जाए। अच्छा, वो सर बड़ी आसानी से हो सकता है। उसके अंदर तो देखिए आपको इनिशियली ये बाकी चीज़ें जो आप कह रहे हैं वो चूँकि नहीं मानेंगे सारे कि यार नहीं इससे तो बड़े मसले हो जाएंगे, वो शायद आप ना कर पाएँ, लेकिन वहाँ पे स्टेडियम्स के अंदर ही आप एक फ़र्ज़ करें इंक्लोजर है जिसको आप बंद कर दें, लेकिन वो आपका दीगर जो ये फूड की उनके मतलब पॉपअप्स टाइप आ जाएँ, उनकी वैन्स आ जाएँ वहाँ पे, मतलब बाउंड्री लाइन से खासा पीछे हो जाए, मतलब आप अपनी सीटिंग जो है, जैसे आप गद्दाफी स्टेडियम जो है वो अब चेंज हो रहा है ना सारा उसके अंदर, तो आप उसके अंदर ये भी बना सकते हैं जी कि आपकी स्पेशल टिकट्स हों। वो स्पेशल टिकट्स क्या हैं कि जी वॉच फ्रॉम द बाउंड्री, जैसे बास्केटबॉल में कोर्ट साइड सीट्स होती हैं, आप डगआउट से फुटबॉल या बेसबॉल देख सकते हैं, तो हमारा जो डगआउट है
भाई उसके अंदर किसी को करें, उसको कुरंदाजी से कर दें। मतलब जो है जी कि फलाना शख्स जो है वो बैठ के स्टैंड में चाय पी रहा है, उससे बहुत बेहतर ब्रांडिंग ये है कि यार मैं जीता हूँ या मैंने ख़रीदा है और मैं बाउंड्री पे बैठ के मैच देख रहा हूँ। तो यू कैन मेक दिस लुक्रेटिव एज वेल दैट वे। खाना पीना का चीज़ें बढ़ाएं, क्योंकि सर स्टेडियम्स के अंदर ऐसा चीज़ें नहीं होती खाने पीने की। तो ये बेहतर कर दें उसको, तो स्टार्ट करें इस चीज़ से, क्योंकि देखिए अब क्राउड अट्रैक्ट तो होना शुरू हो गया। अब आपने ये चीज़ तो कर ली 10 साल के अंदर, अब इसको एलिवेट करने के लिए आपको टीमें, प्लेयर्स, क्रिकेट की सर्विस तो करेंगे ही, आप क्राउड की सर्विस करेंगे। यार मैं गया, जैसे आप कह रहे हैं 5 से 10 बजे तक फैमिली के साथ 5 आवर्स वेरी वेल स्पेंट, मज़ा आया, सब कुछ किया, एक एक्टिविटी है। देखिए बात ये होती है कि पाकिस्तान में आपने जब कोई इवेंट कराना है तो उसमें सिक्योरिटी का मसला होता है, उसमें एक साइज़ का मसला होता है, उसमें मतलब बहुत सारे आपको एनओसी चाहिए होती है। ये एक इवेंट है जो कि होना है, जिसके लिए सब कुछ हो गया है, बंद होनी है सड़कें। आप इसमें जितनी चीज़ें ऐड कर देंगे तो ये भी होगा, एक तो आप टिकट प्राइस उतनी ऊपर ले जा सकते हो, दूसरा एक शख्स जो है वो मैच के लिए गया ही नहीं, वो दूसरी एक्टिविटीज के लिए गया, वो मैच शुरू होने से पहले आ गया या वो गया ही तब जब मैच खत्म हो चुका था। आप मेक इट अ डे लॉन्ग इवेंट, बिल्कुल पार्टी पूरा बनाए, पार्टी भी हो, सब कुछ हो, लोगों को एक आउटलेट मिले, लोग ज़रा अपना जहन जो है वो बाकी मसले मसाइल से छुटकारा पाएँ और इंजॉय भी क्रिकेट कर रहे हैं, जो हमारा एक मुश्तरका चीज़ है। पर सर ये क्रिकेट की सारी से तमाम तर चीज़ें रही, आई होप अभी और अभी हमारी साउथ अफ्रीका के साथ भी एक सीरीज़ चल रही है, उसके ऊपर हम एक दिन में बात भी करेंगे क्या रिज़ल्ट हमारा निकलता है उसके अंदर। और उसके साथ साथ ये खुशखबरियाँ 2 ही हैं कि PSL का मामला भी हो गया और ICC का मामला भी हो गया। तो लॉट मोर क्रिकेट टू कम, और सियासी मामला हम देखते रहेंगे। हमारा वक्त यहाँ ख़त्म हो जाता है, कल आपसे इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।